अपनी डेडलाइन रखी है इंशाल्लाह मार्च के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 21 ऑफ द जनवरी। 21 ऑफ द जनवरी को हमने लास्ट में स्टैक का ये वाला सवाल किया था। स्टैक हमारे पास एक तरीके से कह लो जैसे पाइल ऑफ बुक है या पाइल्स ऑफ प्लेट्स होती हैं। प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है। तो स्टैक एक एडीटी है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, जिसमें जो इसका ऑपरेशन ऑफ द डाटा है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो डाटा सबसे आखिर में गया होता है वो सबसे पहले निकलता है। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है एरे के ज़रिए। एरे हम पढ़ चुके हैं। तो इसने हमसे कहा कि एक स्टैक बनाई गई है और उसका एक पॉइंटर है जिसको आप नाम देते हो टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक बताता है कि कौन सा एलिमेंट सबसे आखिर में स्टैक के मौजूद है। हमसे उसने सवाल पूछा था कि दो ऑपरेशन जो हैं वो स्टैक के साथ हैं, पुश या पॉप। पुश का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब इंसर्टिंग या एडिंग द डाटा, है ना। पुश का मतलब ऐड द डाटा एंड पॉप का मतलब रिमूव दैट डाटा। सही है, ये हमने बात की थी। तो उसने कहा कि अगर हम माई वेरिएबल में पॉप का ऑपरेशन लगाते हैं तो पॉप का ऑपरेशन का मतलब है रिमूव। तो अब आप बताओ, मैंने लिखा हुआ भी रिमूव वन आइटम फ्रॉम एरे। तो हमने बताया कि जो ई की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ई है, इज रिमूव फ्रॉम स्टैक एंड असाइन टू माई वेरिएबल। तो वो जो वैल्यू होगी ई की, वो पॉप होने के बाद माई वेरिएबल में चली जाएगी। तो माई वेरिएबल में तुम्हारे पास करंट वैल्यू ई आ जाएगी। सही है। टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंटेड टू 102। जब आपकी कोई वैल्यू निकल जाती है तो आपका टॉप ऑफ स्टैक चेंज होके आ जाता है। तो ये जो 101 पे था, तो अब ये इंक्रीमेंट होके 102 पे चला जाएगा, तो टॉप ऑफ स्टैक में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये पिछली क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। पुश कराना है जेड को। पुश का मतलब ऐड करो। तो इसका मतलब है ई को बाहर निकाला और उसके ऊपर जेड डाला। तो कहते हैं टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड टू 101। तो जब ई निकाल दिया गया था तो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर 102 पे आ गया था। अब आपने जब ई की जगह पे जेड डालना है तो टॉप ऑफ स्टैक को दोबारा ऊपर आना पड़ेगा, जिसके लिए 102 में माइनस किया जाएगा। तो टॉप ऑफ स्टैक इज डिक्रीमेंटेड टू 101। जेड इज लोडेड टू एड्रेस 101 और उसके बाद जेड को उठा के 101 पर डाल दिया जाएगा। ये पिछली क्लास में हमने बात की। आज का सवाल वही स्पेसिमेन पेपर है। ठीक है, व्हाट इज जेड? जेड इज अ वैल्यू। जेड इज अ वैल्यू, जैसे ई एक वैल्यू थी वैसे जेड एक वैल्यू है। तुम्हारे पास पास पेपर जो मैंने शेयर किया था उसका पेज नंबर 5 है ये। पेज नंबर 5 पे तुमसे कहता है कि टू प्रोग्राम्स यूज अ स्टैक टू एक्सचेंज डाटा। प्रोग्राम एड स्ट्रिंग pushes a string of characters on to the stack। क्या वो ये नहीं कह रहा कि ऐसे आपके पास एक एरे बनी हुई है और उसके अंदर डाटा डाला जा रहा है? ऐसा है या नहीं है? मिसाल के तौर पे ALI अली, वो यहां पर एरे में डाला गया। यही कह रहा है ना आपसे कि टू प्रोग्राम यूज स्टैक टू एक्सचेंज डाटा। प्रोग्राम एड स्ट्रिंग pushes a string of character onto the stack one character at a time। पुश करेगा एक कैरेक्टर एक वक्त में, क्या यही कह रहा है? तो मैंने मिसाल दे दी कि जैसे अगर आपके पास एक स्टैक बनी हुई है, इफ दिस इज द स्टैक, ये स्टैक है और उसमें एक एक करके वो स्ट्रिंग लेटर डाल रहा है। तो उसने पहले ए डाला, फिर एल डाला, फिर आई डाला। लेट सपोज उसने आई डाल दिया। प्रोग्राम रिमूव स्ट्रिंग, और फिर रिमूव स्ट्रिंग का एक और प्रोग्राम चला, पॉप्स द सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्टैक, और फिर उसने यही सेम कैरेक्टर ऑफ द स्टैक बाहर निकाले। द स्ट्रिंग टेकन ऑफ द स्टैक इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग पुट ऑन द स्टैक। ये तो बहुत सीधी सीधी बात है कि जो स्ट्रिंग डाल रहे हो अली, ऐसे ही है। जब तुम इसमें पुश करा रहे हो तो ए डालोगे, एल डालोगे, आई डालोगे, तो अली बन जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ये चीज तो हो गई। तो कहते हैं अच्छा, अब जब तुम उसको रिमूव करने के लिए जाओगे तो देन यू विल टेक आउट आई, देन एल, देन ए, ऐसे ही होगा। तो जब तुम इसको बाहर निकालोगे तो ये आई एल ए इस फॉर्म में मिलेगा। क्या ये बात मानते हो? तो तुमसे सवाल पूछ रहा है कि वाई द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो आपसे पूछ रहा है
कि अब आप ये बताओ कि ये स्ट्रिंग डिफरेंट क्यों है। तो क्या जवाब होगा इसका? मैंने तो तुम्हें सवाल पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो उसका जवाब ऐसा आप लोगों को पता है, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया। व्हाट इज द आंसर टू दैट? क्या जवाब दोगे? एवरीवन पे जवाब देना, चैट टू एवरीवन पे, ठीक है। है ना? डाटा गेट्स इनपुट इन द रिवर्स ऑर्डर, ये तो सही है मरियम, ये बात तो तुमने बता दी। तो उसकी वजह ये जो जियान बता रहा है, बिकॉज इस ये जो तुम्हारा स्टैक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग होगी वो आउटपुट स्ट्रिंग से मुख्तलिफ होगी। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? सो द आंसर टू दैट विल बी, हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिसीव स्ट्रिंग विल बी अ रिवर्स, RECEY, received, RECEI, received string will be reversed, will be reverse, ठीक है। बिकॉज उसकी वाहिद वजह ये है, बिकॉज स्टैक ऑपरेट्स एज फर्स्ट इन लास्ट आउट स्ट्रक्चर। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? 2 मार्क की। बताना बच्चों, इज दैट क्लियर? तो ये इसका एक जवाब हो जाएगा। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज ऑन द पेज नंबर मई जून 2022, मई जून 2022 का Q1, क्वेश्चन नंबर 4। A stack is created using a high level language. Memory location 200 से 207 are used to be stored to the stack. Following diagram represents the current state. Top of the stack points to the last value added. Top of stack हमेशा आखिरी वैल्यू पे रहेगा, because f is the last value जो यहाँ पे डली है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द आंसर्स, आपको राइटिंग आंसर बताना है इसका। टेबल आपको फिल करना है जो नीचे दिया गया है। खैर, इसको देख लेते हैं, इसकी रीजन क्या है। तो कहता है कि द वैल्यू दैट हैज बीन ऑन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इसमें से कौन सी वैल्यू लॉन्गेस्ट टाइम रहेगी? सीधी बात है, एच सबसे पहले डाला गया था। वो कहता है द वैल्यू विच हैज बीन ऑन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। भाई दारे, ये सबसे पहले डाल दिया जाएगा पहले सेकंड पे, फिर ये डाला जाएगा, ये डाला जाएगा, ये डाला जाएगा, ये डाला जाएगा। तो इसका मतलब है, अगर इस तक पहुंचना भी है तो तब इन सबको निकालना होगा। तो ये एक वैल्यू होगी जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम रहेगी। ये बात समझ में आती है? ये इसका जवाब एच आ जाएगा। क्लियर है? द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय टॉप ऑफ स्टैक इफ 3 पॉप ऑपरेशंस आर परफॉर्म। पुश एंड पॉप, पॉप का मतलब निकालना। तो निकालोगे तो 3 ऑपरेशंस तुम अगर परफॉर्म करते हो पॉप के, पहले पॉप के ऑपरेशन पे ये बाहर आएगा, दूसरे पे ये बाहर आएगा, तीसरे पे ये बाहर आएगा। तो तुम्हारा टॉप ऑफ द स्टैक इसको बाहर करेगा तो नीचे आएगा, इसको बाहर करेगा तो नीचे आएगा, जब इसको बाहर करेगा 3 तो फिर नीचे आ जाएगा। तो जब वो नीचे आएगा तो उसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो क्या होगी? 206। क्या ये बात आई तुम लोगों को समझ में? आपने 3 पॉप ऑपरेशन किए, एक बार पॉप करोगे ये निकलेगा तो टॉप ऑफ स्टैक नीचे आएगा, फिर पॉप करोगे ये निकलेगा तो नीचे आएगा। 3 पॉप ऑपरेशन हो रहे। जब 3 ऑपरेशन होगा, ये तीनों बाहर हो गए, तो फिर आपका टॉप ऑफ स्टैक यहाँ होगा ना आखिर में, ई पे खड़ा हुआ। तो उस वक्त मेमोरी लोकेशन 206 होगी। अब आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये अगला सवाल था, ये वाला लिख लो, कर लो जो भी है। अच्छा जी, अब इसके पार्ट के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करंट स्टेट ऑफ स्टैक। डब्ल्यू पड़ा हुआ है 202 पे टॉप पे। द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। पॉप, पॉप का मतलब है निकालो, सही है। फिर पॉप, निकालो, ये तुम्हारा टॉप ऑफ स्टैक आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। फिर कहता है पुश कराओ ए को, तो ए जो पुश होगा वो यहीं पे होगा, होगा। फिर कहता है पुश कराओ बी को, बी इधर आ जाएगा, सही है। फिर कहता है पॉप कराओ, फिर इसको काटो बी को, सही है। फिर कहता है पुश करो सी को, कट के सी इधर ही आएगा, सही है, ऐसा ही है। और फिर पुश करो डी को तो डी ऊपर आ जाएगा। क्या ऐसा है? नाउ टॉप ऑफ स्टैक इज आफ्टर दिस।
ये जो मैंने किया ये तुम लोग को समझ में आया? पॉप, पॉप का मतलब डब्लू पे थे, डब्लू निकाला यानी काटा, फिर दोबारा पॉप, तो डब्लू के बाद टॉप ऑफ स्टैक नीचे आया, उसने दोबारा वाई को काटा, अब टॉप ऑफ स्टैक नीचे आ गया। टॉप ऑफ स्टैक वो तो चेक कर ही लेंगे। फिर पुश ए, तो जाहिर है जब इस पे थे, तो जब पुश हुआ तो ये ऊपर आ जाएगा टॉप ऑफ स्टैक, फिर ये डलेगा। फिर इसी तरह पुश बी, फिर इसके ऊपर बी डलेगा, ये ऊपर आ गया। फिर पॉप, उसका मतलब है बी को दोबारा काटो, टॉप ऑफ स्टैक नीचे आ गया ए की जानिब। सही है। फिर पुश सी, फिर सी डल जाएगा, दैट इज हेयर। और फिर आखिर में पुश डी, जो कि उसके ऊपर आ जाएगा, दैट इज 201। आपसे कहता है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ स्टैक आफ्टर द ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड। तो वो आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जिस तरह मैंने काट पीट के बताया उसकी स्टेट बता दो। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, तो इसको लिखने के लिए तो जैसा था पहले वैसे ही उतार देते हैं ना। तो जैसे पी था मैं पी लिखता हूँ, फिर एन था मैं एन लिखता हूँ, और जेड है जेड लिखा, एक्स है एक्स लिखा, वाई था वाई लिखा, और डब्ल्यू था डब्ल्यू लिखा। ये लिखा हुआ था, ये आप देख लो, ये ऊपर की स्टेट आ रही है। जो था वो ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जब आपसे ये कहता है कि आप करें पॉप, पॉप का मतलब होता है टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, टॉप ऑफ स्टैक में शॉर्ट में लिख रहा हूँ टॉप ऑफ स्टैक। तो टॉप ऑफ स्टैक अभी ऐसे पड़ा हुआ है। जब ये कहता है पॉप, पॉप का मतलब है इसको काट दो, निकल गया। उसके बाद दोबारा कहता है पॉप, दोबारा टॉप ऑफ, जब ये पॉप होता है ना, जब एक चीज टॉप पॉप होती है तो टॉप ऑफ स्टैक नीचे आ जाता है। फिर पॉप कह रहा है तो फिर वाई को काटने बोल रहा है, ऐसे ही है। वाई को काट दिया, फिर कहता है पुश करो ए को। अब जब उसने वाई को काटा तो आपका टॉप ऑफ स्टैक आ गया नीचे। क्या ये बात मानते हो? है ना, नीचे आ गया। जब नीचे आया तो फिर आपने कहा पुश करो ए, ऐसे ही है। तो पुश करो ए, तो ए को आना कहाँ चाहिए ये बताओ। ए शुड बी ऑन विच पोजीशन, ए को कहाँ आना चाहिए? 203 सब मानते हो ना, 203 पे। तो क्योंकि अभी हम खड़े हुए थे यहाँ, दो स्टेजेस के बाद हम यहाँ खड़े हुए, जब उसने बोला पुश करो ए, तो ए का मतलब है टॉप ऑफ स्टैक ऊपर आ जाएगा और 203 के ऊपर आ जाएगा ए। अब बात आती है समझ में, 203 पे आ जाएगा ए। दोबारा कहता है पुश बी, पुश बी का मतलब ये है कि मजीद एक डाटा डालो। तो अब टॉप ऑफ स्टैक तुम्हारा यहां से उठ के ऊपर आ जाएगा, आ गया। तो ए के बाद पुश बी कह रहा है तो अब बी डाल दो। अब ठीक है, बी आ गया। बी के बाद फिर कह रहा है पॉप, फिर कहता है फिर निकालो। तो निकालने का मतलब है बी को हटा दो और टॉप ऑफ स्टैक को ए पे ले आओ। आप समझ रहे हो? टॉप ऑफ स्टैक, ये पॉप भी हो गया। अब कहता है पुश सी, सी डालो। सी डालोगे तो ये टॉप ऑफ स्टैक आ जाएगा। अब ठीक है, अब क्लियर है। सी डाल दिया। अब कहते हैं पुश डी, डी भी डालो। डी डाल दिया, ये डलेगा इस तरह से, और उसके बाद टॉप ऑफ स्टैक आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर आफ्टर ऑल द ऑपरेशंस बीइंग कैरिड आउट। ये सही है, देखना जरा। ये इसका 4 मार्क का है ये। आप लोग देखो, ये पहला सही है, मार्किंग की से भी देख लो तुम लोग, ऐसा ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये आ गया, तो ये यही आ रहा है ना, डी सी ए। अगर जाओ नीचे देखो, कौन सा सवाल था, ये वाला। डी सी ए यही आ रहा है। ये द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स वर डिफरेंट लाइक 200 से 207, उल्टा होगा। तो उल्टा होने की वजह से क्या कह रहे हो, क्या होगा? इफ द ऑर्डर ऑफ नंबर्स वर डिफरेंट लाइक 200 टू 207, तुम ये कहना चाह रहे हो इधर से होगा 200 201 202।
अपसाइड डाउन राइट, हाँ तो फिर जाहिर है वो चेंज आ जाएगा। हमें ऑपरेशंस को देखना है कि ऑपरेशंस क्या दिए हुए हमें। तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलें। यहाँ देखो 285 है, 22 नवंबर, ये अक्टूबर नवंबर 22 का वेरिएंट 22 है। इसमें हमसे कहता है, पेज नंबर 285 है ये। A stack is used in a program to store string data which needs to be accessed in several modules. A stack is an example of abstract data type. Identify one other example of ADT and describe its main features. इसमें एक तो जैसे मैंने आपको स्टैक के बारे में बताया था, तो हमने देखा था कि स्टैक के अलावा भी मैंने आपको दो नाम और बताए थे। कौन कौन से थे? आपको सिलेबस चेक से अगर याद हो, स्टैक के अलावा कोई बता सकता है? क्यू, सही है। तो चलो यहाँ से क्यू और लिंक लिस्ट दोनों होते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं ताकि एक हमारा पॉइंट भी समझ में आ जाए। मैं तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे क्यू, क्यू ठीक है। अब जैसे स्टैक था ना, तो स्टैक तो इस तरह से था ना, ऐसे बना हुआ था और ऐसे था। तो स्टैक के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट था। बट अगर तुम क्यू में लगे हो कभी, कॉलेज स्कूल की कैंटीन में, कभी बिल जमा कराने में, या कभी किसी भी चीज़ के लिए लाइन में लगे हो, तो तुमने देखा होगा क्यू के अंदर सिनारियो ये होता है कि जो पहले जाता है वो पहले फारिग हो जाता है। तो वो जिस मैकेनिज्म पे काम करता है, वो मैकेनिज्म होता है फीफो, दैट इज फर्स्ट टू इन इज द फर्स्ट टू आउट। ऐसे ही है। तो ये चीज़ पूछ रहा है। तो अब आप जब इसकी फीचर्स की बात करोगे, तो इसको समझ लेते हैं क्योंकि अगला टॉपिक हमने यही करना है। तो फीचर ऑफ द क्यू ये होता है, नंबर एक, कि ईच क्यू एलिमेंट कंटेन्स कंटेन्स वन डाटा आइटम। वन डाटा वन डाटा आइटम का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जैसे वो होता है ना स्टैक, तो स्टैक भी तो ऐसे ही है ना। अगर मैं बना दूं यहाँ, ये एक सीधी लाइन, ये फिर ये और फिर ये, और फिर उसके बाद ये बना दिया मैंने, तो उसके अंदर हर स्टैक में या चाहे क्यों तो उसमें एक डाटा आइटम होगा। अब ये जैसे अगर इस तरह से है, तो इसमें इस तरह से कर सकते हैं। क्यों इस तरह से होगा? क्यों थोड़ा डिफरेंट है। क्यों कैसे होगा? क्यों के अंदर ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। तो क्यों इस तरह से चलेगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट, है ना। तो अब ये ऊपर से चल रहा है, ये फर्स्ट इन इज द फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास एक चीज होती है जिसको आप कहते हो फ्रंट पॉइंटर। यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है फ्रंट पॉइंटर, और इसमें एक इस्तेमाल होता है एंड पॉइंटर या लास्ट पॉइंटर। लास्ट पॉइंटर, एंड पॉइंटर, ये भी इसको कहते हैं। फ्रंट है तो एंड होगा, तो आई थिंक ई पी इज द बेस्ट। ये बात समझ में आ रही है? तो फ्रंट पॉइंटर बताता है स्टार्ट ऑफ द क्यू, एंड पॉइंटर बताता है एंड ऑफ द क्यू। सही है। तो एक पॉइंट, 3 मार्क का सवाल है, तो पहला पॉइंट तो आपने लिख दिया कि ईच क्यू एलिमेंट कंटेन वन डाटा आइटम। हर ईच क्यू के एलिमेंट पे एक डाटा आइटम होता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, अ पॉइंटर टू द फ्रंट, अ पॉइंटर टू द फ्रंट, टू द फ्रंट, यानी जो क्यू है, हमें पता कैसे चलेगा शुरू कहाँ से हो रही है। ठीक है। एंड अ पॉइंटर एट द बैक, एंड अ पॉइंटर एट द बैक, ये 3 पॉइंट लिख दिए मैंने। अ पॉइंटर एट द, या अ पॉइंटर टू द एंड। तो एक फ्रंट पे पॉइंटर होता है और एक एंड पे होता है। ये बात समझ में आती है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि डाटा इज एडेड, ठीक है, ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। ये बात समझ में आती है? जो डाटा ऐड होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस पे होता है। 3 मार्क का था, मैंने 4 मार्क का बता दिया। क्या ये बात तुम लोग ठीक से समझ पा रहे हो बच्चों? हाँ या ना? और लिख रहे हो? तो ये भी एक सवाल हो गया हमारा। ये लिख लो, फिर मैं अगले पे आऊंगा। अगर लिख चुके हो तो बता दो, तो मैं अगले पे आ जाऊं।
आज हम इंशाल्लाह क्यू का भी थोड़ा बहुत स्टार्ट ले ही लेंगे, ताकि कल वाली क्लास में क्यू को ख़त्म करें, फिर लिंक लिस्ट शुरू करें, लिंक लिस्ट ख़त्म करें, तो ये मेजर टॉपिक जो है ना इस वीक में हम कवर कर डालें। चाहिए, तुमने बड़ा अच्छा पूछा, WDYM। अब तुम लोग तो जेनजी वाले बच्चे हो ना, शॉर्ट टर्म यूज़ करते हो। मुझे एक बच्चे ने यही मैसेज किया, तो मैंने कहा भाई कहना क्या चाहती हो। तो WDYM लिखा उसने, तो मैंने कहा WDIM का मतलब क्या है। तो फिर उसने मुझे बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो फिर याद आया। तो जी क्या है। हाँ तो मैं बताना, तुम क्या पूछ रही हो मरियम, कि इसमें क्या बताना है। दोबारा बता दूं, देखो क्यू की बात कर रहा है ना। क्यू होती है स्टार्ट से, यानी क्यू जो होती है वो फर्स्ट इन, जो पहले आया है। स्टैक जो है ना वो नीचे से शुरू होता था, है ना। स्टैक जो है प्लेट या बुक समझ लो, तो पहला एलिमेंट सबसे नीचे आएगा। क्यू उसके उलट है, क्यू के अंदर पहला एलिमेंट सबसे ऊपर आएगा। तो क्यू स्टार्ट होती है फ्रंट से, और इसका लास्ट जो एलिमेंट होता है वो उसका एंड पॉइंटर होता है। ये चीज़ है। तो क्यू जो होती है वो डाटा इज एडेड ऑन फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर डाटा काम करता है। ईच क्यू एलिमेंट कंटेन वन डाटा आइटम। हर क्यू के एलिमेंट में एक डाटा आइटम होता है। पॉइंटर टू द फ्रंट, एक पॉइंटर फ्रंट पे होता है और एक पॉइंटर एंड पे होता है। जैसे स्टैक के ऊपर टॉप ऑफ द स्टैक का पॉइंटर था, यहाँ पर फ्रंट पॉइंटर और एंड पॉइंटर होता है। अब आती है बात समझ में। जी सर। आई कुड नॉट गेट, अब तो आ गई ना समझ में। ईच क्यू एलिमेंट कंटेन वन डाटा आइटम। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ द वन डाटा आइटम, यस, मैंने कुछ और लिखा हुआ है। वही है ना, वन डाटा आइटम। हर क्यू पे एक ही आइटम रखा जाता है, एक ही अल्फ़ाबेट कह लो या एक डाटा रख लो, इसको कहते हैं। यानी अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्यू में ये नाम भी रखा जा सकता है, जैसे अलीना या अली। और क्या हो सकता है, लियाकत लिख देते हैं, है ना। FP इज द फर्स्ट पॉइंटर। और आई से कौन आता है, आई से कोई नाम आता है। इमरान। हाँ इमरान लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं कि अल्फ़ाबेट हो, कोई भी डाटा आइटम हो सकता है। ईमान ये भी लिखा जा सकता है। तो एक्सप्लेन हाउ द स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे बतानी, स्टैक को हम एरे में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको पता है कि एरे हम ऐसे बनाते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, व्हाट डू यू थिंक। हमने सूडो कोड पढ़ा हुआ है ना। तो अब हम इसको 5 मार्क के लिए बता सकते हैं ना, कि वो पूछ रहा है कि भाई स्टैक एरे में कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो इसका मतलब है सबसे पहले एरे बनानी पड़ेगी। तो एरे बनाने को हम डिक्लेरेशन ऑफ एरे कहते हैं, नहीं कहते। तो अब हम लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। डिक्लेयर वन डायमेंशनल एरे, डिक्लेयर वन डायमेंशनल एरे ऑफ डाटा टाइप और ऑफ डाटा टाइप, ठीक है। अब वो डाटा टाइप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें उसने कोई वाजे तो नहीं किया ना कि क्या होनी चाहिए। हाँ लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, स्टोर स्ट्रिंग डाटा बोल रहा है, स्टोर स्ट्रिंग डाटा बोल रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी थी ना उसके अंदर भी मुझे एली लिखना चाहिए था। और यहाँ पे लेट्स सपोज लीजा लिख देते हैं, और नीचे इमरान लिख देते हैं, क्योंकि उसने ऊपर बोला है ना कि स्ट्रिंग कर रहा है। अब आई बात समझ में। तो ये मेंशन करना ज़रूरी है कि डिक्लेयर वन डायमेंशनल एरे ऑफ डाटा टाइप स्ट्रिंग। आपने डिक्लेयर करानी है एक एरे, और उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होना लाजमी है। 1 मार्क तुम्हें इस बात के मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। फिर अगली बात लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे corresponds to the size in array corresponds to the size of required stack। यानी अभी हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो जितने भी आपके पास स्टैक बनेगी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, ठीक है। यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतना हमारा स्टैक बन जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे हमारे पास जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है स्टैक का पॉइंटर। डू यू रिमेंबर
कि हम जब एरे बनाते थे तो हम स्टैक का पॉइंटर बनाते थे, अभी हमने बनाया था टॉप ऑफ स्टैक। ये तो हमें इम्प्लीमेंट करने बोल रहा है ना, इम्प्लीमेंट करने का मतलब है सुडो कोड। तो स्टैक का पॉइंटर जो है उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने देखा ना स्टैक का पॉइंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा था, अगर आपको याद हो। जैसे जयान ने बताया, स्ट्रिंग नहीं हो सकता ना अब्दुल्ला, क्योंकि स्टैक का पॉइंटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा था। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कौन सी वैल्यू होती है, याद करो। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंटीजर वैल्यू होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें लिखना होगा कि डिक्लेयर एन इंटीजर, डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल फॉर स्टैक पॉइंटर या टॉप ऑफ स्टैक। ये बात समझ में आ रही है? सही है। तो आपने टॉप ऑफ द स्टैक भी बताना होगा, ये बात समझ में आती है। और फिर वो जो स्टैक पॉइंटर इस्तेमाल करोगे, यूज दिस स्टैक पॉइंटर, यूज दिस स्टैक पॉइंटर एज इंडेक्स ऑफ एरे, एज इंडेक्स ऑफ एरे। जो एरे बनाओगे उसके इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल करोगे। जैसे इंडेक्स वन का मतलब है इंडेक्स वन पे पॉइंटर, इंडेक्स टू का मतलब है इंडेक्स टू का पॉइंटर। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है कि जो भी तुमने स्टैक बनाया होगा उसका जो इंडेक्स होगा वो बेसिकली तुम्हारा पॉइंटर होगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई। 5 मार्क का 4 पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर लिए हैं कि डिक्लेयर वन डी एरे ऑफ डाटा टाइप स्ट्रिंग 1 मार्क, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे कॉरेस्पॉन्ड्स टू द साइज ऑफ रिक्वायर्ड स्टैक। जितना भी तुम्हें स्टैक चाहिए उतने की तुम एलिमेंट ऑफ एरे बना लोगे, उतना साइज रख दोगे एरे का। डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल फॉर स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर के लिए एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा दोगे और इसी स्टैक पॉइंटर को इंडेक्स ऑफ एरे के तौर पे इस्तेमाल कर लोगे। क्या यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आती है? अच्छा, उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? उसके बाद ये हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि हम इनिशियलाइज या एम्प्टी एरे की भी बात कर लें कि अगर हमारा स्टैक पॉइंटर जीरो है तो इसका मतलब है हमारे पास कोई भी एलिमेंट स्टैक में नहीं है, ऐसा ही होगा ना। इफ़ वी हैव स्टैक पॉइंटर एज जीरो, तो इसका मतलब जीरो के ऊपर अगर स्टैक पॉइंटर है तो इसका मतलब है कोई एलिमेंट नहीं है। कुछ जगहों पे ना स्टैक पॉइंटर को -1 भी रखा जाता है, क्यों ज़रा समझना। यहाँ पर अगर आपके पास स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर है, कुछ जगहों पे एरे का इंडेक्स जीरो होता है, जरा समझना इस बात को। अगर जीरो है और अगर जीरो पे है ना स्टैक पॉइंटर, तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यानी जीरो इज द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। तो आपको पता है कि एरे का इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, ये बात मानते हो? इस पॉइंट को जरा गौर से समझना। अगर ये कहा जा रहा है ना कि एरे का स्टैक पॉइंटर जीरो पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली है। इंडेक्स ऑफ जीरो पे कुछ हो सकता है, क्योंकि एरे का एलिमेंट जीरो से भी शुरू होता है। अगर एरे का इंडेक्स जीरो से शुरू हो रहा है तो हो सकता है तुम्हारे पास एक एलिमेंट हो। तो ऐसा भी होता है कि हम स्टैक पॉइंटर को -1 पे रखते हैं, स्टैक पॉइंटर को हम समटाइम -1 पे रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि -1 इंडिकेट करता है कि स्टैक एम्प्टी है। अब मेरी बात समझ रहे हो? यानी अगर स्टैक पॉइंटर जीरो से भी नीचे तो इसका मतलब वो खाली है। जब उस पर कोई एलिमेंट आएगा तब जाके वो -1 और +1 होके जीरो पे पहुंचेगा तो एक एलिमेंट फिल्ड हो जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है नहीं आती? मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास एक डब्बा पड़ा हुआ है खाली। जब वो खाली डब्बा पड़ा हुआ है तो उसका पॉइंटर -1 पे है। अगर तुम उसका पहला इंडेक्स जीरो से शुरू कर रहे हो तो वो जीरो उसी वक्त होगा जब उस पर कुछ मौजूद होगा। बात समझ में आ रही है? अगर खाली है तो -1 है, अगर कुछ डल गया है और वो जीरो हो रहा है तो इसका मतलब है उस पर एक एलिमेंट मौजूद है। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? बताना मुझे सब। तो ये मैंने एक पॉइंट तुम्हें यहाँ समझा दिया। तो अब हम ये कहेंगे कि एक बात और इस पे लिखेंगे, दैट इज के पॉइंटर्स, POINTER पॉइंटर्स यानी स्टैक पॉइंटर्स हो गया, एंड वेरिएबल्स, पॉइंटर्स एंड वेरिएबल्स initialize to indicate एम्प्टी स्टैक। शुरुआत में तो स्टैक एम्प्टी ही होगा, तो आप इनिशियलाइज जब कराओगे तो उसको एम्प्टी रखोगे। और फिर उसके बाद स्टोर ईच आइटम का मतलब जो भी आइटम, डाटा आइटम आप डाल रहे हो, तो स्टोर ईच आइटम ऑन स्टैक एज वन
एरे एलिमेंट जो भी स्टैक के ऊपर आप डालोगे वो एक एलिमेंट ऑफ एरे कहलाएगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है। एक सवाल आया, उसको देखते हैं। सपोज देयर वॉज एन एलिमेंट बिफोर इन द बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल कासिम। तो इसका मतलब है कि मेरा एरे का एलिमेंट जीरो पे इंडेक्स पे मौजूद है। वी पॉप इट, हमने उसको निकाल लिया, तो वैल्यू ऑफ स्टैक -1 हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। सो इट इज़ नेसेसरी दैट कासिम स्टिल हैज़ टू बी रिटन इन द स्टैक। वी कैन जस्ट असाइन -1 टू द एम्प्टी बॉक्स। हाँ, तो अगर हमने -1 करवा दिया तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास एरे में कुछ भी नहीं है, उस स्टैक में कुछ भी नहीं है। अगर हमने उसको -1 करा दिया तो इसका मतलब है हमने उसको कासिम से हटा दिया, इसका मतलब है उस स्टैक में कुछ भी नहीं है। ये उसका जवाब है। तो स्टोर ईच आइटम ऑन स्टैक एज वन एरे एलिमेंट। तो वो स्टैक आपने, जैसे यहाँ पे इमरान था, मिसाल के तौर पे ये स्टैक है, तो आपने इमरान को जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक बता दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हो, स्टोर ईच आइटम ऑन स्टैक एज वन एरे एलिमेंट। और उसके बाद फिर जो है वी कैन देन परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशंस ऑन द स्टैक। तो फिर हम लिख सकते हैं कि वी कैन परफॉर्म पुश या पॉप ऑपरेशन इन दैट एरे, इस एरे में। वैसे तो ये 5 मार्क का है, तो 5 मार्क तो तुम्हारे यही मुकम्मल हो जाते हैं कि डिक्लेयर वन डायमेंशनल एरे ऑफ स्ट्रिंग 1 मार्क, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे कॉरेस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ रिक्वायर्ड स्टैक, नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड करेंगे कि स्टैक का साइज कितना है, 2 मार्क, डिक्लेयर एन इंटीजर वैल्यू फॉर स्टैक पॉइंटर 3 मार्क, यूज दिस स्टैक पॉइंटर टू इंडेक्स ऑफ एज इंडेक्स ऑफ एरे 4 मार्क, पॉइंटर एंड वेरिएबल्स इनिशियलाइज टू इंडिकेट एम्प्टी स्टैक। फिर आप ज़ाहिर है शुरुआत करोगे तो एम्प्टी स्टैक बताना होगा, 5 मार्क। स्टोर ईच आइटम ऑन स्टैक एज वन एरे एलिमेंट, 6 मार्क। वी कैन परफॉर्म पुश पॉप ऑपरेशन इन दैट एरे, 7 मार्क। तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें 7 मार्क्स इसकी डिस्क्रिप्शन बता दी है। तुम लोग सब मुझे जवाब दो, सबको समझ में आई ये बात? इज एवरी वन एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली? हाँ, ये तुम्हें मेमोराइज करना होगा। यस, ये पूरा सवाल आया है तो ये आपको मेमोराइज करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी लेंदी होंगी, बट यू हैव टू मेमोराइज इट, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म क्या हो रहा है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की जानिब। यहाँ देखो जवानों, ये है मई जून 2023, मई जून 2023 का 2-3। मई जून 2023 है, इसका वेरिएंट भी 2-3 है। इसमें आपसे सवाल पूछा उसने कि अ प्रोग्राम प्रोसेस डाटा यूजिंग स्टैक, सारी कहानी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑपरेशन ये भी छोड़ो। टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम। टॉप ऑफ द स्टैक बताता है कि तुम्हारा आखिरी आइटम क्या है। हाँ, तो उसकी वजह ये होती है कि पढ़ा इतना रहा होता हूँ तो समटाइम टाइम नहीं मिलता और ना मेरा ध्यान रहता। वो उस वक्त होता है जब मुझे क्लासेस बहुत सारी होती हैं, फिर मुझे ध्यान नहीं रहता उसकी बैटरी का। टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम, ये बात तो हमें पता है। बॉटम ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट टू द फर्स्ट, ये भी बात पता है। पीपल्स पार्टी, पीपीपी आ गई भाई यहाँ पे भी। जी भुट्टो। द स्टैक ग्रोस अपवर्ड व्हेन आइटम्स आर एडेड, है ना? तो स्टैक बढ़ता रहेगा। देखो नवाज लीग भी आ गई, नून लीग। ठीक है, तो अब ये ऊपर बढ़ता जाएगा। एन एरर विल बी जनरेटेड इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू पॉप अ वैल्यू व्हेन स्टैक इज एम्प्टी। सीधी सीधी बात है कि तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ अभी मैं। खैर, अब हम अगर ये बात करें, द स्टैक ग्रोज अपवर्ड व्हेन आइटम्स आर एडेड, वो कहता है एन एरर विल बी जनरेटेड इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू पॉप अ वैल्यू व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी। मैं तुम्हारे हाथ में खाली चिप्स का पैकेट पकड़ा देता हूँ और कहता हूँ इसमें से चिप्स निकालो, तो तुम्हारी चीखें निकलेंगी, चिप्स नहीं निकलेंगी। क्या कहते हो? भाई सर, खाली डब्बा पकड़ा दिया आपने हमें। तो वो तो यही कह रहा ना कि पॉप अगर आप करोगे तो फिर एरर आना चाहिए। तो कहता है स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव पॉप ऑपरेशंस दैट कुड बी परफॉर्म ऑन द स्टैक शोन अबव।
बिफोर एन एदर जनरेटेड, कितनी आसानी सी बात है। प्रिंगल्स खा रहे हो ना, प्रिंगल्स सबसे अच्छी एग्जाम्पल है इसकी। प्रिंगल्स स्टैक होती है ना। तो प्रिंगल्स तो स्टैक होती है। अब तुम्हें कितनी प्रिंगल्स खानी है कि प्रिंगल्स का डब्बा हो जाए खाली। ठीक है, तो ऑपरेशन समझ लो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छः खा जाओगे तो एरर आ जाएगा छः के बाद कि भाई अब खाली है। ठीक है, ये 1 मार्क का सवाल है। आ गया समझ में। फिर कहता है पॉप एंड स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल डाटा वन। अब आपसे कहता है पॉप एंड स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल डाटा वन। अच्छा, नीचे दिया गया है, हमें तो कंप्लीट भी करना है ना। अभी एक अलग कहानी है, एक पेज पे अलग दिया, एक पेज पे अलग दिया है। हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। द पॉप एंड स्टोर वैल्यू इन वैल्यू डाटा वन, इसका मतलब इसको निकालो डाटा वन में डालो, ऐसा ही है। मानते हो? इसको निकालो और डाटा वन में डालो। मान रहे हो? डब्लू 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 डाटा वन में डाल दो। सही है। एक काम करते हैं ना, वो कहता है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द स्टैक वेरिएबल आफ्टर द गिवन ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म। ऊपर नीचे करने से अच्छा है पहले मैं नीचे वाले में ना इसको फिल कर दूं। तो यहाँ आ गई पीपीपी। 500 पे है पीपीपी। एन जेड एक्स वाई डब्लू। ये ऊपर पड़ा हुआ है, मैंने कॉपी कर दिया। ये मेरा टॉप ऑफ स्टैक है और ये मेरा बॉटम ऑफ स्टैक है। ऑपरेशंस के हिसाब से देखते रहते हैं। पहला वाला काम हो गया, पॉप करा के स्टोर करा दिया डाटा वन में, मानते हो? डब्लू 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 उठाया, डाटा वन में डाल दिया। अगला, पॉप एंड स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल डाटा टू। पॉप का मतलब है मजीद निकालो। तो डब्लू डब्लू के बाद जो मजीद निकालोगे वो वाई 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 होगा, मानते हो? अभी तो यही होगा ना। वाई 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 डाल दूं? सही है। पुश कराओ वैल्यू ट्रिपल ए। पुश कराओ वैल्यू ट्रिपल ए। वाई 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 को डालने के बाद टॉप ऑफ स्टैक यहाँ आ गया था, मानते हो? जब हमने वाई 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 को उठा के डाला था, पॉप कराने का मतलब खत्म हो गया। तो इसका टॉप ऑफ स्टैक नीचे आएगा, है ना, एक्स 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 पे। तो यहाँ कहता है कि पुश करा दो ट्रिपल ए को, है ना। तो ट्रिपल ए को जो पुश कराया जाएगा वो यहाँ पुश होगा, इसी की जगह पे हो जाएगा। तो फिर हमारा टॉप ऑफ स्टैक यहाँ आ जाएगा। अब बात आती है समझ में? यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, अगला, पुश कराओ बी 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 को। बी को जब पुश कराया जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अब ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक ये आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नंबर 4, पॉप कराओ एंड डिस्कार्ड कर दो। स्टोर नहीं कराओ, बस पॉप करा के डिस्कार्ड कर दो, यानी बाहर फेंको। ये पॉप कराया, डिस्कार्ड कर दिया, निकाल दिया बाहर, और ये आ गया तुम्हारा टॉप ऑफ स्टैक। तुम लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ ना तो बोल दो। आखिरी में पॉप कराओ, निकालो, एंड स्टोर कराओ डाटा टू को। पॉप कराओ, स्टोर कराओ डाटा टू में। तो ये जो वाई 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 रखा हुआ था, इसकी जगह ट्रिपल ए डल जाएगा। अब बताना, अब सही है? बात समझ में आ रही है? तो टॉप ऑफ द स्टैक जो है, जब पॉप हो जाएगा तो ये पॉप होने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक का चेंज करना ज़रूरी है, वरना मार्क नहीं मिलेंगे। तो जब पॉप होता है तो टॉप ऑफ स्टैक नीचे आता है। टॉप ऑफ स्टैक ये नीचे दिखता हुआ नजर आए,
इसका मार्क है, अगर तुमने ये नीचे नहीं किया ना तो गलती है एक मार्क की। और फिर यहाँ पे अंदर ट्रिपल ए शो कराना। तुम लोग को बात समझ में आ रही है? तो मार्किंग की का तुम्हारा मतलब दोनों चीजें कर सकते हो। वर्किंग भी दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। मार्किंग की का जो पॉइंट है ना, वो ये है कि डब्लू 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 और ए का नजर आना। ठीक है, एक पॉइंट। और यानी मार्किंग की में ये कहता है कि एक्स 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 का यहाँ रहना और पी का यहाँ रहना, ये एक मार्क है, इसका एक मार्क है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात और बता रहे हैं, यहाँ भी लिखा हुआ होना चाहिए, उसको हटाओ नहीं। टॉप ऑफ स्टैक का जो वेरी पॉइंटर चेंज होगा ना, इससे ये पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट है। इसको हटाना नहीं है, ये जो बी था ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। इससे जब टॉप ऑफ स्टैक का पॉइंटर हट जाएगा तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पॉप्ड है। समझ रहे हो? तो यानी बी और ए यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, वो यहाँ होना चाहिए। मैंने तो उसको तुम्हें समझाने के लिए काट दिया था, तुम मत काटना, तुम उसको यहीं रहने देना। तो इसका, इन दोनों को रखने का एक एक मार्क है। ठीक है, हाँ ऐसा भी है। और उसके बाद पॉइंटर का लेबल होना, ये एक मार्क है। और इसमें वैल्यू का पड़ा होना, ये एक मार्क है। समझ में आई बात? इन दोनों का यहाँ सही होना एक मार्क, इन दोनों का अपनी जगह होना एक मार्क, इसका यहाँ होना सही है, बी इसका नीचे इस पॉइंटर का यहाँ होना, ठीक है। यानी इस पॉइंटर का और इस पॉइंटर का यहाँ होना एक मार्क, और इन दोनों का अपनी जगह यहाँ रहना एक मार्क का है। तुम लोग को आ रहा है समझ में? जाग रहे हो सब? क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। डाटा इज कॉपीड टू अ टेक्स्ट फाइल। अभियान को नहीं समझ में आया? अभियान, हमने ये जो पुश वैल्यू ए और पुश वैल्यू बी जब मैंने यहाँ डाला था ना, तो पुश करने के बाद जब मुझे पॉप करना पड़ा तो मैंने इनको ना डिलीट कर दिया था, यानी हटा दिया था। तो वो बस ये कह रहे हैं डिलीट करने के लिए इसको हटाओ नहीं यहाँ से। देखो, जब हम पुश ए और बी को करवा रहे थे ना, तो उसके बाद हमने पॉप कराया था। तो पॉप एंड डिस्कार्ड वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि इसको तुम काट दो। इसका मतलब ये है कि इसका स्टैक पॉइंटर नीचे ले जाओ। जब इसका स्टैक पॉइंटर इधर नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि ये दोनों वैल्यू वैसे ही निकल चुकी हैं। ये है, ये कॉन्सेप्ट समझो कि अगर तुम्हारे पास टॉप ऑफ स्टैक एक्स 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 पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये करंट स्टैक है तुम्हारा। ऊपर वाली की वैल्यू तुम्हारी स्टैक में मौजूद नहीं है। जब पॉइंटर वैल्यू से हट जाता है तो इसका मतलब है दे आर नो लॉन्गर द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक। अब आ गई बात समझ में? इज दैट क्लियर? अच्छा, अगली बातें देखते हैं। The data is copied into a text file before the program ends. State an advantage of writing the data from a stack to a text file before the program ends. ये बड़ा जनरलाइज सा सवाल है। तुम फाइल में डाटा क्यों डालते हो? एक इंस्टेंट जवाब जो होगा वो इसका करेक्ट जवाब होगा कि तुम किसी भी डाटा को फाइल में क्यों डालते हो। बिल्कुल सही बात है, ताकि वो स्टोर हो सके, है ना। ताकि डाटा स्टोर हो सके, रिकवर हो सके, बाद में उसका इस्तेमाल हो सके, है ना। तो यहाँ पे इसका यही जवाब है कि सो द डाटा मे बी रिकवर्ड और स्टोर नेक्स्ट टाइम द प्रोग्राम रन्स। तो यहाँ लिख दो, सो डाटा मे बी, डाटा रीस्टोर हो जाए नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम इज रन। जब प्रोग्राम दोबारा चले तो उसमें आपको उसकी वैल्यू मिल जाए। क्योंकि अभी अगर स्टैक से निकल जाएगी, कहीं शो नहीं, स्टोर नहीं होगी, तो फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकोगे ना। तो वो यही बता रहा है कि आप इस फाइल में क्यों डालते हो डाटा को, ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास मौजूद रहे। यहाँ तक की बात तुम लोगों को समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद है फाइल हैंडलिंग के बारे में हमने बात की है? ओ लेवल में तुम्हें कुछ याद है? यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ना, तो कैन वी रीड अबाउट व्हाट, मैं फाइल हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ। फाइल हैंडलिंग के तीन पहले मोस्ट कॉमन ऑपरेशन होते हैं, वो कौन से होते हैं? हाँ जयान, सही बताया तुमने। फाइल को ओपन करना, फाइल में रीड या राइट करना, और उसके बाद फाइल को क्लोज करना। यही होता है ना फाइल हैंडलिंग के अंदर। जब कोई भी फाइल है, जैसे मुझे कोई फाइल में डाटा स्टोर कराना हो, तो मुझे पहले फाइल को खोलना पड़ेगा।
सही है ना, फाइल ओपन होगी, फिर उसका मोड बताना पड़ेगा कि वो ओपन मोड में है या रीड मोड में है या राइट मोड में है। फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसको राइट करके मुझे फिर फाइल को क्लोज करना होगा, ऐसा ही है। तो ये एक सवाल इस तरह का आ गया कि एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के बारे में हमने शुरुआत की थी, सेव स्टैक। ये एक मॉड्यूल है, विल राइट द डाटा फ्रॉम द स्टैक टू द फाइल, स्टैक से उठा के डाटा टेक्स्ट फाइल में डालना है। एक्सप्रेस एन एल्गोरिथम फॉर दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि स्टेप वन में आप फाइल को हमेशा ओपन करते हो। तो एक मार्क तो इसका है कि ओपन द टेक्स्ट फाइल, ओपन द टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड। जैसे आपको पता है ना, फाइल के बहुत सारे मोड होते हैं, रीड फाइल या राइट फाइल। तो पहले आपने उसको राइट मोड में खोला, नंबर एक। फिर आप ये देखोगे स्टैक से डाटा डालते हुए कि स्टैक में डाटा हैवी या नहीं है। तो पहले फिर आप उसके बाद करोगे चेक देयर इज अ वैल्यू, चेक देयर इज अ वैल्यू ऑन स्टैक, कि स्टैक में वैल्यू है भी या नहीं है। कि अगर मैं कुछ डालने जा रहा हूं तो पहले मुझे पता तो चले स्टैक में कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर स्टैक में वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, अब बता दो, अगला स्टेप तुम खुद बताओगे। व्हेन देयर इज अ वैल्यू इन स्टैक व्हाट वी विल डू, अगर वैल्यू है स्टैक में तो हम क्या करेंगे। ये बड़ा आसान सा सवाल है। प्रिंगल्स के डब्बे में चिप्स मौजूद है तो क्या करोगे, पॉप करोगे ना, पॉप करोगे ना, पॉप तो करो पहले, तो इसका मतलब है विल पॉप अ वैल्यू। तो फिर हम लिखेंगे वैल्यू विल बी पॉप्ड इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो वैल्यू विल बी पॉप, वैल्यू निकाली जाएगी स्टैक से, वैल्यू विल बी पॉप। आ रही बात समझ में, वैल्यू निकाली जाएगी। जब वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या किया जाएगा, वैल्यू को निकाल के क्या करेंगे रख के, वैल्यू निकल गई, पॉप हो गई। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू निकाल दी गई है, अब बताओ, स्टोर करेंगे, यानी इसका मतलब है हम उसको राइट करेंगे। पुश द वैल्यू, अब देखो जियान, पुश तो स्टैक के ऑपरेशन में होता है ना, फाइल के अंदर तो पुश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, काम वही है, लेकिन फाइल के हिसाब से हम उसको राइट करेंगे, हमें फाइल में डाटा डालना है। तो फाइल में डाटा डालने को, डाटा को रीड करना बोलते हैं या राइट करना बोलते हैं, ये बताओ। हम उसको राइट करना बोलते हैं, ठीक है। तो अब चौथे के ऊपर लिखोगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही है, वर्ड्स तुम्हें सही तलाश करने हैं। तो फिर आप लिखोगे राइट दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू निकाली होगी, राइट दिस वैल्यू टू द टेक्स्ट फाइल। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो, है ना। मेरे पास एक डब्बा स्टैक, उसमें कुछ कागज पड़े हुए हैं, मुझे उस कागज को एक एक करके फाइल में डालना है। ये सबसे अच्छी एग्जांपल है। तुम्हारे पास एक खाली फाइल है, तुमने उस फाइल को खोला और तुम्हारी नीयत थी कि मैं उस फाइल में पर्चे लगाऊंगा, ऐसा ही है। चेक दी वैल्यू इन स्टैक, मैं पहले डब्बे में देखूंगा डब्बा खाली तो नहीं है, नहीं डब्बे में कुछ है। अगर डब्बा खाली नहीं है, वैल्यू विल बी पॉप्ड, वैल्यू विल बी पॉप से मुराद कि मैं उस डब्बे में से एक पर्चा निकालूंगा और उस एक पर्चे को निकाल के फाइल में लगा दूंगा। अब आ रही है बात समझ में, अब आ रही है बात समझ में। एंड देन आई विल रिपीट फ्रॉम स्टेप टू, आई विल रिपीट फ्रॉम स्टेप टू टू चेक इफ देयर इज अ वैल्यू इन स्टैक। तो अगर वैल्यू होगी तो देन ये वाला प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। तो स्टेप फाइव क्या होगा, क्योंकि हमें तो एल्गोरिथम लिखना है, तो फिर हम लिखेंगे रिपीट स्टेप, क्या एल्गोरिथम लिखना है ना, स्टेप टू फॉर फर्दर, फॉर फर्दर फाइल राइटिंग, ये फॉर फर्दर इंसर्टिंग ऑफ डाटा इनटू द फाइल। अब बात आ गई समझ में, कितनी आसानी से हमने ये चीज समझ ली और कर ली। तुम लोग बताना, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो ये भी हो गया हमारे पास। ये था 431 पे। मजीद इसका सवाल हमें मिलता है, एक सवाल और हमें मिल रहा है 585 पे, कर लेते हैं इसको, है ना। और ये है 2024 का 585। तो एक सवाल और कर लेते हैं ताकि हमारे 24 तक के सारे सवाल हो जाए। 585 हमने 25 का नहीं किया, हम 24 का कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर 25 का भी मैं इंशाल्लाह तुम्हें कराऊंगा, वो फिर हम आखिरी टाइम पे करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इस वाले डॉक्यूमेंट का आखिरी सवाल है, इसको कर लेते हैं।
585 के ऊपर इसको कर लेते हैं, ताकि तुम्हारा स्टैक वाला जितना भी पास पेपर का सवाल है वो सारा प्रैक्टिस हो जाए। 585। इस सवाल पे आ जाओ। अक्टूबर नवंबर 2024। अक्टूबर नवंबर 2024। ठीक है। तो अब ये आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। अक्टूबर नवंबर 2024, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे कहता है प्रोग्राम यूजेस स्टैक टू होल्ड अप टू 60 न्यूमेरिक वैल्यू। 60 न्यूमेरिक वैल्यूज स्टैक के अंदर हैं। स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू इंटीजर वेरिएबल एंड वन डायमेंशनल है। एक वन डायमेंशनल एरे है और उसके अंदर दो इंटीजर वेरिएबल के जरिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। एरे डिक्लेयर्ड हुई है। डिक्लेयर दिस स्टैक। एक से लेकर 60 एलिमेंट है और रियल का मतलब है उसकी डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। स्टैक ऑपरेशन कैसे काम करता है? एक ग्लोबल वेरिएबल होगा स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर एक्ट एज अ स्टैक पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट अवेलेबल स्टैक लोकेशन। स्टैक पॉइंटर आपको पता है मूव कर रहा होता है ऊपर से नीचे की जानिब। द स्टैक पॉइंटर रिप्रेजेंट्स एरे इंडेक्स। स्टैक पॉइंटर एरे का इंडेक्स होता है। अभी तुमने देखा था पिछली एग्जांपल्स में 200 पे था, 101 पे था, 105 पे था। ग्लोबल वेरिएबल ऑन स्टैक रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैल्यू। ये जो ऑन स्टैक है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वैल्यूज। एक चीज जो है वो है उसकी लोकेशन। लोकेशन एक अलग चीज है। स्टैक पॉइंटर लोकेशन को रेफर कर रहा है और ऑन स्टैक उसकी वैल्यू को रेफर कर रहा है। ऑन स्टैक कि करंटली वैल्यू कौन सी है। द स्टैक ग्रोज अपवर्ड। तुम्हें पता है कि स्टैक जो है वो ऐसे ऊपर की जाने बढ़ता है। फ्रॉम एरे एलिमेंट इंडेक्स वन। इस दफा एरे का जो एलिमेंट है वो जीरो से नहीं, वो वन से शुरू हो रहा है ना, वो वन से शुरू हो रहा है। तुम लोग बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है। तो अब उस हिसाब से वो ये कहता है कि तुम्हारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी। ये बड़ा आसान तरीन सवाल है। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। स्टैक पॉइंटर, ठीक है, वन होगी। जो वन कह रहा है वो सही कह रहा है। उसकी वजह क्या है? उसमें बताया ना, इंडेक्स एरे एलिमेंट एट इंडेक्स वन। ये बात समझ में आ रही है? तो एरे एलिमेंट इंडेक्स वन का मतलब है कि ये एरे एलिमेंट ही है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैक पॉइंटर एक्ट एज ए स्टैक पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द अवेलेबल स्टैक लोकेशन। तो लोकेशन जो है वो तो इंडेक्स वन पे आ रही है। तो स्टैक पॉइंटर वैल्यू की तो वन आ गई। ये बात तुम लोगों को सबको समझ में आई? स्टैक का पॉइंटर जो है जिस चीज को पॉइंट कर रहा होगा वो वन है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ठीक है। और जो दूसरी चीज बता रहा है ना, ऑन स्टैक। यस, अब्दुल्ला ने सही बताया। अब ऑन स्टैक के ऊपर जो वैल्यू होगी इनिशियलाइज कराने के लिए, ऑन स्टैक पे जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि अभी उसके ऊपर लेट सपोज कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। तो इनिशियलाइज कराते हुए, जैसे मैं ये स्टैक का डब्बा बना रहा हूँ, ये मैंने स्टैक का डब्बा बनाया है। तो इस स्टैक के डब्बे के ऊपर ये तो वन है। वन से तो स्टैक का पॉइंटर शुरू हो रहा है। बट इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ऑन स्टैक है, जो अगर अभी नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तुम लोग को ये बात समझ में आती है? द नंबर ऑफ वैल्यूज करंटली ऑन स्टैक। करंटली ऑन स्टैक पे जब वो ये कहता है कि जब इनिशियलाइज होगी, इनिशियल वैल्यू होगी, तो स्टैक में तो कुछ नहीं होगा ना। अभी बुक का डब्बा खाली है तो उसका पॉइंटर तो वन पे है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑन स्टैक में हम जीरो सेट करेंगे। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? सही है। अच्छा, एक पॉइंट ये कहता है एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट्स बिफोर द स्टैक इज यूज्ड। तो क्या जवाब हो सकता है? कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट। एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कराना जरूरी नहीं है एरे स्टैक का इस्तेमाल करने से पहले। क्या वजह होगी? इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट, यानी स्टैक के अंदर जो एरे एलिमेंट है उसको इनिशियलाइज कराना जरूरी नहीं है स्टैक से पहले, स्टैक को इस्तेमाल करने से पहले। क्या मतलब हुआ? इनिशियली जो जीरो बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब स्टैक तो खाली है ना। बिकॉज द इनिशियल वैल्यू डोंट मैटर, मतलब उसको आप यही बोलोगे ना कि अनयूज वैल्यूज कैन नॉट बी पॉप्ड। मतलब जब आपके पास या इनिशियलाइज, इनिशियली तो कुछ भी नहीं पड़ा होगा ना, जब पहली दफा पॉप होगा, पहली दफा पुश होगा तभी उसमें कुछ आएगा ना। उससे पहले पुश होने से पहले तो कुछ भी नहीं आएगा।
ठीक है, तो एरे एलिमेंट को इनिशियलाइज कराना स्टैक का इस्तेमाल करने से पहले कोई जरूरत ही नहीं है। स्टैक जब बनेगा तब उसका स्टैक पॉइंटर बनेगा सबसे पहले, और पॉइंटर बनने के बाद उसमें एलिमेंट जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि पहले स्टैक बनना और उसका पॉइंटर सेट होना। तो जब तक पॉइंटर सेट नहीं होगा और वो पुश नहीं कराएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ठीक है ना? तो यहां पर इसका जवाब ये होगा कि अनयूज एलिमेंट्स, इसका जवाब तुम ये लिखोगे कि अनयूज्ड एलिमेंट्स, अनयूज एलिमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेस, वो एक्सेस ही नहीं हो सकते, कैन नॉट बी एक्सेस्ड। अनयूज एलिमेंट को आप एक्सेस नहीं कर सकते अंटिल, अब देखो मेरी वाली बात आ गई, अंटिल अ वैल्यू हैज बीन, अ वैल्यू हैज फर्स्ट बीन पुश्ड। जब वैल्यू पुश करोगे तो उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होगा ना। तो उसने ये बोला है कि व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट बिफोर द स्टैक इज यूज। स्टैक को यूज होने से पहले हम उसके एलिमेंट इनिशियलाइज क्यों नहीं करते? उसकी वजह ये होती है कि जब स्टैक है ही नहीं तो उससे पहले जो कुछ पड़ा है वो तो हमारे काम का नहीं है। तो अनयूज एलिमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेस अंटिल अ वैल्यू हैज फर्स्ट बीन पुश। डब्बे में जब तक एक किताब या एक प्लेट नहीं डालोगे वो स्टैक बनेगा कैसे? तो पहले जरूरी ये है कि स्टैक बनाने के लिए उसमें पुश करना पड़ेगा। जब पुश करोगे तभी तो वो डब्बा स्टैक बनेगा और उसका एलिमेंट फिर कहलाएगा। अगर डब्बा बनेगा ही नहीं, स्टैक कहलाएगा ही नहीं, तो वो पुश कैसे करोगे? क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आती है बच्चों, बताना मुझे। सबको क्लियर है ये वाली बात? सबको ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। एक तो ये बात आ गई, ठीक है। ये वाला जो एक पॉइंट आया है, ये है इसका सूडो कोड। ठीक है। तो इसके सूडो कोड के लिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ नेक्स्ट क्लास का। ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल मैं भी क्लास के ऊपर पोल जनरेट कर लेता हूँ टाइम का। ठीक है, तो जो टाइम सेट होगा जिसमें ज्यादा लोग होंगे वो हम क्लास कर लेंगे। तो मैं भी फिलहाल टाइम दे रहा हूँ, इसमें से तुम किसी सूरत मार्किंग की नहीं देखोगे इसकी। ठीक है। ये मैं ही तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, बट आई एम गिविंग यू अ टाइम कि तुम इस वाले सूडो कोड को स्टडी करो, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि यार यहाँ क्या डलेगा। ठीक है। यू विल नॉट सी द मार्किंग की। तुम जो कुछ लिखना चाहो, जो तुम्हें समझ में आए वहां लिख के रखना कल की क्लास से पहले, ताकि जब मैं इसको डिस्कस करूं। ठीक है। बेटा सैटरडे भी रखेंगे हम, बेफिक्र रहो। हमने ज्यादा रखनी है ना, मुझे अभी तुम्हें इसमें क्यू और लिस्ट कराना है, तो हम इस तरह अगर मैं डिले करूंगा ना सिर्फ टाइम बेस के ऊपर तो फिर हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्लासेस तो करनी ही पड़ेंगी, इवन चाहे हम 40 मिनट्स की क्लास करें, बट वी हैव टू मूव ग्रेजुअली एंड स्लोली। ठीक है ना? तो मैं कल भी करूंगा, जुम्मा भी करूंगा, हफ्ता भी करूंगा। आई विल ट्राई कि मैं इसको रेगुलर रखूं, ताकि हम चीजें ज्यादा से ज्यादा सवाल करें। आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं ना बेटा, तो थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लेना। सही है? तो इन केस इफ यू मिस द क्लास फॉर एनी रीजन, पहले तो कोशिश करो कि हर सूरत क्लास ले लो। और अगर नहीं लेते तो जैसे ही क्लास हो जाए फौरन से रिकॉर्डिंग देखो, और अपने देन एंड देयर जो है ना वो चीज आप कवर अप कर लो। अच्छा खैर, यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ तो इसको समझ लो कि तुम्हें जो कुछ समझ में आता है तुम इसमें लिख लेना, बट यू विल नॉट सी द मार्किंग की फॉर एनी रीजन, ताकि कल जब मैं सवाल करवाऊं तो मुझे अंदाजा हो कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है और तुम्हारे आंसर कितने करेक्ट हैं। ठीक है। तो कल की क्लास में ये वाला सवाल हम डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। 25 में जो सवाल आएगा वो भी मैं कल निकाल के रखूंगा, ताकि ये टॉपिक भी कवर हो जाए। ठीक है। और फिर जो है इसके बाद हम करेंगे क्यू, फिर हम करेंगे इंशाल्लाह लिंक लिस्ट। तो ये तुम्हारा एक पेपर टू का बड़ा हाथी, यानी ये एक पक्का सवाल है। 8-10 मार्क का ये कवर हो जाएगा। तो जितने ज्यादा तुम मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करते जाओगे उतना पेपर तुम्हारा अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।